कोई भी किधर पठानकोट क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा क्लाइम आता होगा पठानकोट के बाद में। डेफिनेटली उदयपुर पठानकोट से उदयपुर में थोड़ा सा। उदयपुर में जो आपकी रही है माउंट आबू के पास में जो हिली एरिया थे वो है क्लाइम। नहीं जी, ये अहमदाबाद से दो रूट निकलते हैं। एक जो है वो अलग ही रूट से चले जाता है, वो आबू का रूट है, और मेरा जो रूट है वो उदयपुर से जयपुर वाला रूट था। तो ओके। तो इसमें एक ही घाट सेक्शन लगता है, बट वो बहुत है खूबसूरत है। दूसरा जो चैलेंजिंग पार्ट जम्मू का लगा सबसे ज्यादा वो है ठंड। दिसंबर में ठंडी हो थी जबरदस्त। हॉरिबल। और सच बोलूं तो मतलब ठंडी तो एक बार मैं सहन कर लूंगा। व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि साइकिलिंग में ठंडी सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो एक विंड आता है जहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग निकलना और ठंडी में एडजस्ट करना, इतनी आलस आए फिर भी, टायर्ड हो फिर भी, हर दिन वो रूटीन टूटे ना उसके लिए जाना। तो दोनों ट्रिप आपके एक तरीके से उल्टे रहे। वहां पे क्लाइंब आई, इधर फ्लैट आया, उधर गर्मी आई, इधर ठंड आया। हालांकि मौसम दिसंबर का ही है, पर वहां गर्मी फेस की आपने, यहाँ ठंड फेस की, और वहां पे क्लाइंब थी, इधर क्लाइंब नहीं थी, है ना। एग्जैक्टली, बट तो वहाँ दूसरे टाइप के चैलेंजेस आ गए। तो जम्मू में मैं बोलूँ तो टायर पंक्चर्स कन्याकुमारी में एक भी नहीं हुआ, बट ओके। जम्मू के 12 से ज्यादा टायर पंक्चर हो गए। टायर तो बस्ट भी हुआ आपके राजस्थान में रास्ते में ना। बस्ट भी हुआ टायर हाँ रास्ते जी, में, डैमेज भी हुआ। बस्ट भी हुआ। जम्मू के ट्रिप में अगर मैं जम्मू के ट्रिप में अगर मैं कहूँ तो अम, गुजरात से चालू हो गए टायर पंक्चर, और राजस्थान में ऐसा होता है कि हर दिन 2-3 टायर पंक्चर होते थे। तो ओहो। वहां पर एक ऐसे, जैसे एक लॉजिकल भी मुझे लगा कि वहाँ जो झाड़ के कांटे हैं ना वो उड़कर हाईवे पे आते हैं। ओके। और कैसा होता है कि कभी भी बारिश गिर जाती है वहां पर, तो जो ट्रक वगैरह निकलती है, जो गाड़ियां होती है ना, वो कांटों को हाईवे के साइड में फेंक देती है, हवा के कारण वो साइड में आ जाती है। तो एज अ साइकिलिस्ट आप तो हमेशा 1 या 0 ट्रैक पे चलते हो, कभी कभार तो ऑफ रोडिंग करना पड़ता है साइड पे चलाना पड़ता है आपको जान बचाने के लिए, ऑफ सेफ्टी के। रोडिंग भी करना पड़े, कभी कभी गिरना भी पड़े जान बचाने के लिए। तो वो जैसे ही मैंने किया तो मुझे हमेशा दिक्कत आई राजस्थान में टायर पंक्चर। आपका टायर प्रेशर करेक्ट है, आप ट्यूब्स बरोबर रख रहे हो, फिर भी आप कितना भी प्रिकॉशन लो, 2-3 टायर पंक्चर लेके ही चलना है। एक लॉज बार पंजाब पंजाब एंट्री करने के बाद सच बोलूं तो एक दिवाली से आ गई, क्योंकि इतना सपोर्ट था मुझे राजस्थान में सपोर्ट, गुजरात में सपोर्ट, और हर एक साइकिलिंग ग्रुप के सिटी में लोग मुझे मिलते थे। जैसे गुजरात में मेरे को सूरत के काफी साइकिलिस्ट ने मुझे सपोर्ट किया, बड़ौदा में सपोर्ट किया, अहमदाबाद में मेरे फ्रेंड्स आए माउंटेनियरिंग के, जैसे निर्मल जी और हमारे कॉमन फ्रेंड्स वो आए। राजस्थान में जयपुर और सीकर के फ्रेंड्स काफी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। कुछ नहीं तो एक फोन कर लिया, मॉरल सपोर्ट दे दिया, भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि सही वो बात। भी एक जोश। हम्म। और एक बार राजस्थान में सीकर से मैंने एग्जिट मारा, तो जैसे ही मैंने पंजाब में एंटर किया, तो निर्मल जी, रमन जी, आपने बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप ने पूरा सफर जो है ऐसा लग्जरी बना दिया, आराम से मेरे पास और कुछ करना ही नहीं है। ना खाने पीने का कोई टेंशन, ना स्टे का टेंशन, ना रूट का मगजमारी, सब जगह पे आपने ऐसा मान लो मेरा लाइफ एक्चुअली एकदम इजी सेट कर दिया था। तो हम्म। पंजाब में मतलब जैसे मैं बताया कि ठंड वगैरह तो काफी थी, बट सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में आया वो है फॉग। विजिबिलिटी खत्म फॉग हो बहुत। गई मेरी, मतलब सुबह सुबह ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब 2 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट हो गए मेरे। तो हम्म। जीरा में अमृतसर पठानकोट में 1-1 घंटे तक मैं बस स्टॉप पे सोया हूँ, बिकॉज मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख तो ही नहीं मैं बोला, रहा। हाँ, और काफी लोग हैं, जो शुभेग जी है, जो जिनके घर में मैं अमृतसर में था, तो रमन जी के और जहाँ निर्मल पे पाजी के, स्ट्राइक। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई जाने दो, मतलब 1-1.5 घंटा आराम कर लो, तो रह जाओ, पर चलाओ ही मत, क्योंकि लाइट वाइट कोई काम नहीं आती, कोई काम नहीं आती लाइट वाइट। नहीं, फॉग में तो क्या तो काम आना है, फॉग तो सब कुछ, विजिबिलिटी जीरो है फॉग में तो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम्म। तो और उस हिसाब से फिर मैंने ऐसे सोचा कि भाई सेफ्टी को मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लाइक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो फिर मैंने अन्य बस यही सोचा फिर कि जो ट्रिप आपका को मैं सेफ्टी। गोवा और मुंबई का रहा, उसमें फिर आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस इन दोनों राइड से क्या डिफरेंट रही, गोवा टू मुंबई में।
इन कंपैरिजन टू जम्मू के, इन कंपैरिजन टू कन्याकुमारी? दोनों से क्या कहाँ आपने किस किस चीज में आपने डिफरेंट फेस किया या ओके, तो जैसे रियलाइज? जैसे टाइम स्पेंड होते गया तो एक्सपीरियंस बढ़ते गया, तो एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो काफी सारे चैलेंजेस वगैरह आप अवॉइड कर देते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये चीज का ध्यान देना है। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे गोवा टू जो मुंबई का रूट है, कोस्टल रूट, तो लोगों को हम्म। लगता है कि कोस्टल रूट तो क्या है, बीच के बाजू में से चलाना है, बट एक्चुअली आप किसी को भी पूछ लो, इवन जो मेरे फ्रेंड है गितेश पाटिल हमारे साथ ऑनलाइन, उनको भी हाँ पूछो, जी। हमने दिन में पूरे दिन घाट सेक्शन ही कवर किए हैं, पूरे दिन घाट। तो ऐसा हो गया था कि हम लोग रत्नागिरी का जो है पूरा रूट, मालवन है, वहां से हम अलीबाग के रूट पे गए, पूरे दिन घाट सेक्शन। और वो एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज कन्याकुमारी के टाइम पे मैं नेशनल हाईवे पे था, और नेशनल हाईवे की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट ये जो कोस्टल रूट है ना, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स और जो है ना वो इतने खास नहीं है जितने नेशनल गवर्नमेंट, जितने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। तो एक ही हाईवे चलता है, जो जम्मू टू कन्याकुमारी एक ही हाईवे चलता है ना, NH-66 जो चलता है, जिसके नाम अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह। पहले NH-17 नाम था, अभी उसका 66 हो गया है। तो ये मुंबई टू कन्याकुमारी सिर्फ एक ही हाईवे में पूरे दिन रहा, एक भी बार मैंने वो हाईवे नहीं छोड़ा, पूरा टाइम हम्म। में कंप्लीट करते ही रहा। और ये जो रूट है जहां पर मैं गोवा टू मुंबई में आया, तो उसमें मैं काफी रूट हम लोग चेंज कर रहे थे, बिकॉज रोड के कंडीशन, मैं कह सकता हूँ, पैथेटिक थे ही नहीं, काफी जगह पे रोड ही नहीं थे, और पूरा ऑफ रोडिंग करना पड़ा, जंगल वंगल तो में ये जो खींच के। ये घाट वाला होता है, कोस्टल रूट होता है, यहाँ पे हमें कोई हेडविंड वगैरह की या टेल क्रॉस विंड वगैरह की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? नहीं समझा नहीं, आप रिपीट करोगे प्लीज? जो ये कोस्टल रूट होता है हमारा, जो घाट के थ्रू आप गोवा टू मुंबई है, इसमें विंड की, क्रॉस विंड की तेज हवा वगैरह भी बहुत तेज चलती है एज कम्पेयर टू जी प्लेन्स? जी जी जी। जैसे सिटीज या पहाड़ी पहाड़ी इलाके में ज्यादा विंड की इशू नहीं आती, बट खुला मैदान ओके। जैसा होगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब पूरा खुला है, तो वहां पर हेडविंड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। आपकी एवरेज स्पीड भी आपको मिलेगी ही नहीं, हार्डली आप 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे भी चले तो भी नसीब है। तो वो प्रॉब्लम मुझे जम्मू में और मडगांव टू मुंबई में मिली, बिकॉज जैसे समुंदर वाला एरिया है, तो आप कुछ जगह पे पहाड़ पे हो, कुछ जगह पे आप बीच के बाजू में से चल रहे हो, तो विंड का हम्म। प्रेशर आपकी लिटरली साइकिल कितनी भी हैवी होगी बट थोड़ी थोड़ी वो मूवमेंट दिखाएगी। क्योंकि आपको मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में जैसे लोग काफी एडवांस साइकिल वगैरह यूज करते हैं, बट मेरे हिसाब से माउंटेन साइकिल का होना जरूरी है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, माउंटेन का साइकिल, माउंटेन मतलब 10 किलो तो वो हो गया, फिर आपका वेट तो इतना हैवी होगा, तो आपकी साइकिल जो है ना वो हाईवे पे चिपक कर चलेगी, तो रिस्क जो है गिरने का वो कम हो जाता है, और गिरने का और स्पीड भी आपको नहीं मिलेगा। और एक तरीके से अच्छा है कि आपको स्पीड नहीं मिल रही है, बिकॉज आपको कोई भी कॉस्ट पे एक्सीडेंट अवॉइड करना है, क्योंकि आप अकेले हो, और अकेले हो तो आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स आएगा तो गांव वाले लोग आएंगे इमीडिएटली हेल्प करने, जो मेरे को हमेशा होता है कि रास्ते पे जो भी लोग मिलते हैं वो परिवार के जैसे ही है, और सब मेरे से बात बात करेंगे, रुका के सेल्फी लेंगे, बोलेंगे भाई फोटो लेना है, बताओ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो सब। तो नहीं, वो तो अ, लोग बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, साइकिलिस्ट तो निकल जाए उनके पास में से, एवरीबॉडी हर एक का होता है भी इनसे इंटरेक्ट करो, कोई साइकिल के बारे में पूछ रहा है, कोई आपकी राइड के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, बिल्कुल कोई बिल्कुल आपके बारे में पूछ रहा है, कोई कहाँ जाना है, ये है वो है। तो जो ये आपकी तीनों बिल्कुल। राइड्स है, इसमें इनमें नाइट स्टे वगैरह के लिए कोई आपने स्लीपिंग बैग वगैरह, नहीं टेंट नहीं वगैरह भी रखे थे? ऐसा ऐसा कोई आपका नहीं था है? नहीं नहीं, मैंने मैक्स टू मैक्स क्या किया है, जिस भी दिन मुझे ज्यादा साइकिलिंग करनी है, जैसे अगर आज 140 150 किलोमीटर है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था। तो अर्ली अच्छा। मॉर्निंग निकलूंगा तो मुझे फायदा ये होता था कि थकावट कम, और सुबह को लाइट लगा के मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम तक, लाइक 7:30 8 तक, ब्रेकफास्ट के टाइम तक मुझे एक मैं 30-40 किलोमीटर कर लेता था पहले ही। एंड उसके अलावा इवनिंग में मैं कोई भी लोकेशन में पहुंचना है तो मैं 5:36 के बाद कभी भी नहीं पहुंचा, सो हमेशा मैं 6 के पहले ही पहुंच जाता हूँ। तो डे लाइट में मैं पहुंच जाता था, तो मुझे एक एडवांटेज ये मिलता था कि मुझे लॉज वगैरह ढूंढना पड़ता था, क्योंकि कोई चीज की बुकिंग नहीं होती थी मेरे पास, कोई भी होटल की बुकिंग नहीं होती थी, तो हाईवे पे मुझे लॉजेस ढूंढना,
एक दो लॉज में आप पूछो, और ज्यादा करके एज अ सोलो साइकिलिस्ट मुझे कोई अलाउ नहीं करता था स्टे करने, उनको लगता था भाई अकेला है उसको नहीं देना है, उनको अच्छा। भाई नेगेटिव हो जाता। तो स्टे के मामले में थोड़ा साउथ में मुझे प्रॉब्लम होता था कन्याकुमारी में, बट नॉर्थ अच्छा। में तो मतलब लोग सच बोलूं तो नेगेटिविटी किधर भी नहीं थी, पब्लिक में किधर भी ऐसे रोड पे भी किसी ने मुझे डराया नहीं, ना किसी ने लूटने की कोशिश की, और उल्टे का सामने से मेरे को हेल्प करने के लिए बोलते थे कि भाई ये लो, कहाँ कंट्रीब्यूट करें हम, ये खाओ वो खाओ। तो सेफ्टी वाइज मैं बोलूँ तो मुझे मेरी सेफ्टी ध्यान देनी है, और जो लोग मुझे मिलते थे वो भी काफी सपोर्ट करते थे, ये बोल के कि भाई आप संभाल कर जाओ, स्लो जाओगे चलेगा बट आराम से जाओ, घर पे सब वेट कर रहे हैं, आपके आपके मित्र वेट कर रहे हैं, तो आपको किधर भी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये एक मैं कह सकता हूँ रास्ते पे ब्लेसिंग्स की वजह से था, मुझे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती थी ये सब। कुल मिला के मतलब आप अपनी सेफ्टी को लेके कॉशियस थे, बीइंग ए सोलो राइडर। आप अलर्ट थे, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई इशू फेस नहीं किया आपने, कोई भी। आपने थ्रू आउट अपनी दोनों राइड्स के दौरान, तीसरी राइड में तो चलो आपके साथ गीतेश थे, पहले दोनों राइड जी में आपको ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन फिर नहीं भी आपने नहीं, किस तरह अपनी सेफ्टी को लेकर किस तरह की आपने प्लानिंग की थी? कुछ वो राइडर जो भी कोई सोलो राइड करना चाहे तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपने ऑब्जर्वेशन है आपकी? ओके, सेफ्टी के मामले में सबसे पहले अलर्टनेस आपका होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंटली आप रोड पे हो तो आपकी म्यूजिक बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप गाना वाना सुन के मजाक मस्ती करने तो नहीं जा रहे, आपको आपको साइकिलिंग करनी है, सीरियस साइकिलिंग करनी है। तो म्यूजिक म्यूजिक कुछ नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टेंटली मैं देखना तो मेरा सामने है, बट मैं कॉन्स्टेंटली सुन रहा हूँ कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है क्या, साइड में से क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो जैसे क्योंकि एक साइकिलिस्ट को सभी लोग ओवरटेक करेंगे, बट एक साइकिलिस्ट सिर्फ एक बैलगाड़ी को ओवरटेक कर सकता है और किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। तो तो वो मामले में ऐसा है कि ये हमेशा खुले होंगे, तो आसपास में मेरे राइट साइड पे ही सब गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि मैं तो कॉर्नर में चला रहा हूँ। तो हम्म। एक तो डे राइड करना है, दूसरा म्यूजिक बंद होना चाहिए, तीसरा कॉन्स्टेंटली आप ध्यान दे रहे हो कि आसपास से कुछ जा रहा है क्या। मिरर वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिरर से कभी कभार हाथ में दिक्कत होती है, लग जाती है कभी कभार मिरर। तो हम्म। मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि सेफ्टी के मामले में आप हर 20 सेकेंड, हर 1 मिनट में घड़ी घड़ी पीछे देखो आप, क्योंकि काफी साइलेंट गाड़ियां भी है जहां पर आपको मोटर की आवाज नहीं आएगी, बट गाड़ियां आपके बहुत नजदीक आ जाएंगी। कोई तो कोई आपका आपको एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ किसी जर्नी के दौरान? कोई आपको कहीं हाँ, कोई वेरी जिसको कहते हैं, मतलब क्या वर्ड यूज करते होते हैं, जस्ट सेव्ड, है ना, मतलब भी होते होते रह गया कुछ इस तरह का हो, ऐसा कोई हादसा हो गया होगा आपके साथ या होने वाला हो? वैसे माउंटेन्स वगैरह पे जब आप चढ़ते हो तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, आई मीन बहुत वॉकिंग स्पीड पे चढ़ते हो, पर एक बार आपने पहाड़ चढ़ लिया, पहाड़ चढ़ने के बाद आपका सच कहे तो बेस्ट पीरियड चालू होता है, बिकॉज आप स्लोप में फुल स्पीड में नीचे जाते हो। अब होता यह है कि फुल स्पीड में नीचे जाने के जोश में आप कॉन्स्टेंटली साइकिल के ब्रेक्स लगा रहे हो, तो आपकी डिस्क जो है वो घिस घिस के फट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप एकदम स्लो ही चलाना है। तो वो कोशिश करके मैंने, सच हो तो माउंटेन से उतरने के टाइम मेरे को स्पीड का मजा लेने ज्यादा नहीं मिलता था, कम रखता था, क्योंकि मुझे ब्रेक्स को बचाना है, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक्स को तोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा, मैं आपके साथ यहाँ पर नहीं बैठा रहता फिर। तो ये इस चीज की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, थैंकफुली। बट जैसे फतेह जी, सब चीज आप ध्यान देते हो, फिर भी भटिंडा में जब मैं पूरे ग्रुप को मिलके और जब मैं के निकला आगे, तो मेरे साथ कुछ राइडर्स थे जो थोड़े आगे चले गए, और मैं एज अ स्लो साइकिलिस्ट आ रहा था। तो उस टाइम पे एक हाथ गाड़ी थी जो पूरे आयरन रॉड लेके चल रही थी। अब ओहो। हमें जजमेंट आ रहा था कि सामने एक हाथ गाड़ी है जिसपे पूरा आयरन रॉड्स है, पर वो वर्टिकल थे तो ऐसे मुझे दिखे नहीं, और उन्होंने ओहो। कुछ भी से रेड कपड़े नहीं बांधे थे, ना कोई जाड़ वाड़ लगाया था जिससे लगे कि भाई कुछ डेंजर है। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैं साइड से जाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे जजमेंट नहीं आया कि वो रॉड कितना बड़ा है। और कितना जैसे लंबा ही है? मैं सोचता हूँ कि अरे बाप रे ये तो खतरा है, उतने टाइम में मैं लेट हो गया, और मेरे जो रॉड्स थे जो सामने उसके साइकिल पे हाथ गाड़ी पे थे, वो पूरे रॉड्स जो है मेरे साइकिल में घुस गए। तो ओहो। उस जो स्पोक से उसके अंदर साइकिल घुसे तो मेरा बैलेंस गया, और मैं सीधा साइड में गिर गया, और मेरे पैनियर वैनियर बैग पे पूरा प्रेशर आके मैं गिर तो गया। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतने ध्यान देने के बाद भी
ट्रिप के आखिरी में मतलब 80% कंप्लीट कर लिया ट्रिप, और लास्ट के थोड़े 2-3 दिन बाकी थे, उसमें मैंने एक जरा सा मेरा ध्यान भटका और मैं वो हाथ गाड़ी को सीधा, वो जो रॉड्स है वो सीधे मेरे साइकिल में घुस गए, तो सीधा मैं गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि किधर भी साइकिल को डैमेज नहीं हुआ, मुझे डैमेज नहीं हुआ। चलो थैंक तो गॉड। मेरे लिए थोड़े वेट कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने बोला नहीं बताऊंगा आपने तो मुझे भी नहीं बताया, मुझे भी आपने कल मैं बताया भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जब हमारी बात हो रही थी, तो और मैं यही व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था भी आप जितना मर्जी ध्यान रखिए कहीं पे भी। राइट। और कोई लर्निंग ऑब्जर्वेशन किस तरह की बंदे को फिटनेस के लिए इन राइड से आपको हेल्प मिली, या किस तरह की फिटनेस गोल्स होने चाहिए आपके? जी थोड़ा वॉइस क्रैक को आप थोड़ा रिपीट करेंगे, बताइए जी फिर में। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये राइड की तो आपने साइकिलिंग को एज ए हॉबी लिया, तो कहीं कहीं आपने फिटनेस को भी ध्यान में रख के साइकिलिंग शुरू की, या जस्ट रोमिंग अराउंड, और या नई जगह देखनी है मैंने, नई जगह पे जाना, जहाँ जैसे एक सेइंग है जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो यही चीज साइकिल पे भी लागू होती है भी जहाँ पे कार नहीं जा सकती, स्कूटर नहीं जा सकता, वहां साइकिल चले जाते। सो आपका सोल ऑब्जेक्टिव उन रोम अराउंड था, या कहीं आपने फिटनेस को भी टारगेट में रखा था कहीं? फिटनेस भी था मेरे कंसिडरेशन में, नए एक्सपीरियंसेस और लोगों को मिलना वो भी पॉइंट था, नए एरियाज को मैं एक्सप्लोर करूंगा वो भी पॉइंट था, और बेस्ट मैं कहूँ तो नेचर से नजदीक है आराम से। नेचर से नजदीक रहने के लिए मुझे रोड पे निकलना बहुत जरूरी है, तो उस एक्सपीरियंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक 3-4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव। एक तो मैं जीरो एमिशन कर रहा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पोल्यूशन जीरो एमिशन था मेरा साइकिल पे। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जो मुझे काफी खुशी दे रही थी कि भाई मैंने कोई भी एमिशन नहीं किया 20 दिन, फिर भी मैंने 2000 किलोमीटर कवर कर लिए, तो ये एक पॉइंट था। दूसरा, फिटनेस के मामले में जब एवरी डे इतनी साइकिलिंग कर रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पानी से लेके खाना आपको किधर भी प्रॉब्लम नहीं करता, सब कुछ इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी इंटेस्टाइन और एपेटाइट बहुत ही जबरदस्त हो जाती है। फिटनेस मेरे ऑब्जेक्टिव में काफी प्रायोरिटी पे था, जिस तरीके से सेफ्टी भी था, तो मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं कभी भी भूखा ना रहूं, कभी भी राइड करूंगा तो आई शुड नॉट बी हंग्री, बिकॉज अगर हंगर रहेगी तो माइंड जो है वो नहीं चलेगा मेरा। तो किस टाइम पे मुझे ब्रेक्स लेना है, भले 3-4 बार ब्रेक लो, खाओ पियो, बट उस टाइम पे मुझे किधर भी स्टार्वेशन नहीं करना है। और इमरजेंसी फूड हमेशा मेरे पास साथ में रहता था कि कभी, अभी जैसे राजस्थान में ऐसा होता था फतेह जी के 50-50 किलोमीटर तक गांव ही नहीं आते, तो थोड़ा डर सा भी लगता था कि भाई कुछ नहीं, मतलब केरला में भी ऐसा हुआ है, कर्नाटका में भी हुआ है कि 50-50 किलोमीटर मतलब 2-3 घंटे तक आपको किधर भी गांव ही नहीं मिलेंगे, तो एक डर लगता है कि कुछ जरूरत पड़ी, खाना पीना ना मिले तो क्या होगा। तो इमरजेंसी में पानी हमेशा होता था, चॉकलेट्स होती थी शुगर लेवल फीलिंग करने, चिक्की वगैरह कैरी करते थे, चिक्की वगैरह कैरी करता था। एंड मैंने एक चीज सीख लिया था कि अगर आप सामने से एक्सप्रेस करोगे ना तो पब्लिक आपको हेल्प करने की रेडी है। तो मुझे किधर भी जरूरत लगी है तो मैं काफी लोगों के गांव में घर पे डायरेक्ट जाके उन्हें बताया, मैंने उनको कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो उन्होंने किधर भी मुझे मना नहीं किया, और मैंने कभी भी शर्म या हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि भाई मुझे, मैं कैसे मांगू सामने से। तो जिस तरीके से मैं ओपनली लोगों को मिलने लगा तो लोग मुझे और ज्यादा रिसेप्टिव लगे एक्सेप्ट करने लग और ज्यादा गए, लोगों ने वेलकमिंग। एक्सेप्ट किया। तो जो ये आपके और जो, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, वॉइस क्रैक। मैं ये कह रहा था जो आपके ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इनको आपकी जैसे पहले 14 डेज की राइड हुई, उसके बाद में 21 डेज की राइड हुई, फिर 6 डेज की राइड हुई, तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है
इसको कहीं पे आपने सम अप करके कोई कुछ कहीं किया है कहीं पे, कोई हमें जो कोई ऐसी कोई बुक वगैरह या कोई आपका लिटरेचर कोई पढ़ने का मिले, ताकि हम आपके जो आपने फील किया है हम बैठे बैठाए हमें रेसिपी मिल जाए उसकी? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग। कन्याकुमारी की ट्रिप के लिए मैंने एक बुक लिखी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ वर्जन में आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और मैं सभी व्यूअर्स और आपको मैं शेयर भी कर सकता हूँ। तो वो मैंने एक छोटी सी, एक 100 पेज की छोटी सी एक बुकलेट है जिसका रीडिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा, 1 सवा घंटे जैसा है। तो उसमें मैंने हर दिन क्या किया, हर दिन मैंने क्या किया वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है। बट मैंने कन्याकुमारी की बुक में मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जो मेरे इंटरनल अलग अलग जगहों पे मुझे मिले, स्टोरीज मिले, तो वो मैंने डॉक्यूमेंट किया है, जो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो कॉल के बाद शेयर करने के लिए आई बी मोर देन हैप्पी। जम्मू की ट्रिप के लिए मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया है बुक मैंने, तो मैंने इन प्रोसेस एक मैंने काम शुरू किया जहाँ पर मैंने जितने भी मेरे फोटोग्राफ्स और पोस्ट है वो सबको मैंने समराइज किया है, और उसकी मैं थोड़ी ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिशिंग कर रहा हूँ। तो वो मान लो एक थोड़े दिन में वो भी रेडी हो जाएगी, जहाँ पर मैं जम्मू की पूरी ट्रिप आपको डे टू डे एक्सपीरियंस वाइज, जहाँ पर फोटोग्राफ से लेके वीडियो सब कुछ आपको एक ही समरी बुक में मिलेगा। तो वो आपको मैं कुछ दिन के बाद शेयर कर सकता हूँ। और गोवा की ट्रिप, जी बिल्कुल, और गोवा की ट्रिप के लिए मैंने जो डिटेल्स है वो नोट डाउन किया है, और एक वीडियो बनाया है मैंने। तो वीडियो का लिंक भी आपको मैं शेयर करूंगा, जहाँ पर मेरा और जितेश जो मेरे फ्रेंड है अभी ऑनलाइन, हम दोनों ने जो एक गोप्रो लेके जो शूट किया था रूट का, एक एक्सपीरियंस लेने के, एक साइकिलिस्ट जब शूट करता है साइकिल चलाने के टाइम, तो उसके नजरिए से रोड कैसे निकल रहे हैं, तो वो, और वो भी सागरी मामा जहाँ पर पूरे बीच हो गया है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। तो वो भी आप लिंक डेफिनेटली देख सकते हो। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। चलो अब लास्ट में, क्योंकि हमारा काफी, हमने आधा घंटा के तकरीबन बात करनी थी, चलो बीच में हमारा लिंक ब्रेक हो गया, बात लंबी हो गई, तो अब मैं इसको सम अप करते हुए मैं जस्ट हम आपसे ये जानना चाहूंगा भी आप अपने हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, या हम ये वीडियो जहां भी शेयर करेंगे यूट्यूब वगैरह पे, उस वक्त जो आज लाइव नहीं है वो सुनेंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो भी आपने लेयर साइकिलिंग की है, तो आपकी मतलब उनको क्या मैसेज है? मैं सबसे पहले एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करके बोलना चाहूंगा कि आप एक बार इनिशिएट कीजिए प्रोसेस। पहले आप कोई भी बेसिक साइकिल लेकर शुरू कीजिए पेडलिंग करना, आपको अपने आप पता चलेगा कि साइकिलिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, मजा आता है ट्रैवल करने के लिए। 2 ऑब्जेक्टिव है, एक आप आपके हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, और दूसरा चीज ये है कि आप एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो आप एमिशन नहीं कर रहे हो, तो आप एनवायरनमेंट की भी देखभाल कर रहे हो, जहां पर इसकी बेनिफिट आपको, आपके जनरेशन को और नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगी, बिकॉज आपने साइकिल चलाई है। तो जैसे अभी लॉकडाउन हम 2 महीने से रुके हुए हैं, तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा फायदा लॉकडाउन का एनवायरनमेंट को मिला है, जहां पर 2 माउंटेन से लेके वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला है। तो मेरा कहना यही है कि अगर लॉकडाउन खत्म भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाके ऐश और आराम करेंगे, ठीक है, बट अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो आपकी फिटनेस को आप कंसिडर कर रहे हो, दूसरा आप एनवायरनमेंट की भी देखभाल कर रहे हो, और एक मैसेज दे रहे हो यूथ को कि अगर मैं चला सकता हूँ, मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं भी कोई हाईफाई नहीं हूँ, तो अगर मैं एज एन ऑर्डिनरी साइकिलिस्ट भी अगर ट्रिप्स कर रहा हूँ डेली या ट्रिप कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आपके ऑफिस जाने के लिए, आपके वीकेंड्स में आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जहाँ पर आप आपकी एक्सपीरियंसेस और उनके एक्सपीरियंसेस को लर्निंग लीजिए। जैसे मैं एक स्पेशल मेंशन करूंगा वीडियो एंड होने के पहले कि बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप, सच कहूँ तो एक परिवार जैसा है। अभी ऐसा हो गया है कि हर साइकिलिंग ग्रुप में बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप इज मोस्ट वाइब्रेंट। तो मतलब उनके मेंबर्स में भी 300-400 मेंबर्स, और वो ग्रीट करने मुझे जब आए थे तभी एक टाइम पे 50 लोग आए थे, तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अच्छा काम किया नहीं, मतलब एक क्या होगा तब जाके ऐसा वेलकमिंग मिलता है जब बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप। और ऐसा भी नहीं है कि साइकिलिस्ट गया तो छोड़ दिया, मतलब फिर भी कांस्टेंट पूरा परिवार देखता है कि भाई आगे वो बराबर पहुंचे हैं कि नहीं, और साइकिलिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो रिलेशन कैसा मेंटेन कर रहा है।
के साथ। तो बस मैं व्यूअर्स को बोलूंगा, मेरे काफी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं ऑनलाइन, और आपके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि आप कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करो। जैसे मेरा ये मानना है, मेरे व्हाट्सएप और इंस्टा के भी प्रोफाइल पे मैंने लिखा है कि मोशन क्रिएट इमोशन। आप मोशन में रहोगे तो बढ़िया इमोशन क्रिएट होते हैं। तो आप कैसे भी मोशंस में जाओ, जैसे आप रनिंग कर लो या साइकिलिंग कर लो या स्विमिंग कर लो या माउंटेनियरिंग कर लो, आपको कोई कंपल्शन है, आपको जो चाहिए करो, बट घर पे मत बैठो, ये मूवमेंट करियो। आपकी जो हार्ट पंपिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो आपके बॉडी के सभी ऑर्गन अच्छी तरीके से फंक्शन होंगे, तो आपकी इलनेस इधर भी नहीं होगी। एंड एज अ रिकॉर्ड, मैं कितने साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, टचवुड, कभी भी कोई बीमारी नहीं आई। उसका रीजन ये है कि कॉन्स्टेंटली रनिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग और स्विमिंग करते रहा हूँ, तो उसका मुझे फायदा डेफिनेटली मिला है। एंड एट दिस एज ऑफ 32 डेफिनेटली फिटनेस लेवल पे मुझे लगता है कि मेरी जो एजिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो हो गई है, बिकॉज मैं अभी काफी सारी चीजें कर पा रहा हूँ जो जनरली बंदा 30-35 में कभी कभार स्लो हो जाता है। बट मेरे केस में मैंने देखा है कि मेरी एजिंग प्रोसेस मुझे हेल्प कर रही है, बॉडी मुझे हेल्प कर रही है ज्यादा ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए। आज मुझे बोलोगे कि आज भागना 10 मिनट में रेडी हो जाता हूँ, तो ऐसी प्रॉम्प्टनेस आना पड़ता है। तो बस मूवमेंट में रहो। तो ये बढ़िया मैसेज मिला आपकी इस बात से। बात मुझे याद आई भी, दिल को धड़काओ, मतलब भाग भाग के साइकिल चला के दिल को जोर, दिल धड़केगा तो बढ़िया वाइब्स निकलेंगी, आप लोगों से बढ़िया तरीके से कनेक्ट करोगे, हेल्थ तो है ही है, सोशल कनेक्शन भी बढ़ेंगे आपके। तो मैं आपकी बातों में से 2-3 बात मेरी निकल के आई हैं, लेकिन आज का वीडियो तो मैं यहीं क्लोज करूंगा। नेक्स्ट कभी मिलके बैठे तो आपकी, जैसे ये रनिंग का भी आपने एक अच्छा दिया, एक बार जैसे आप माउंटेनियरिंग का करते हो, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमें नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिले तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे उस पैशन को हमने कनेक्ट करना है। तो आज की इस बातचीत के लिए हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आपके विचार बहुत अच्छे थे, आपने उनको उतने ही अच्छी तरीके से पेश किया। मतलब मजे की बात यह है, अच्छे विचार कई बार हम पेश नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस द बाइक स्टोरीज में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स को मैं एक कहूंगा भी, इस वीडियो को हम यूट्यूब में 2 पार्ट में शेयर करेंगे, तो वो लिंक हम फेसबुक पे डालेंगे, हर्ष को भी भेजूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। तो इसी तरह से हम नई बाइक स्टोरीज और नए राइडर्स से, दिल वाले राइडर्स से कनेक्टेड रहें। थैंक यू हर्ष, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।